अपने घरों में, परिवार में, पड़ोस में रहने वाले सभी व्यक्तियों को हम जानकारी प्रदत्त करें, तो निश्चित रूप से हम अपनी इस दिशा में सफल होंगे। और आज जो है हमारे डॉक्टर अवनीश पांडे जी ने ये कार्यक्रम की पहल करने के लिए जो ये प्रारंभ किया है, मेरा उद्देश्य भी यही है कि वर्तमान कोरोना कालखंड में हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद के स्नातकों की, आयुर्वेद के चिकित्सकों की, आयुर्वेद विधा से जुड़े हुए सभी लोगों की का दायित्व और अधिक बढ़ गया है कि आज हमारी आवश्यकता मात्र देश की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। हमको आज संपूर्ण विश्व की पीड़ित मानवता को एक संदेश देना है और उस संदेश को, जैसा कि आपके सामने अभी आपने प्रदर्शित किया, आज हमने जो कार्यक्रम रखा हुआ है, इस कार्यक्रम में मूल उद्देश्य इस कार्यक्रम का है कि आज के परिदृश्य में जहां हम खड़े हुए हैं, वहां पर हम किस प्रकार से आयुर्वेद को जन सामान्य की लोकप्रियता को और बढ़ाते हुए अक्रॉस द ग्लोब आयुर्वेद की गुणवत्ता को जन सामान्य के लिए लाभकारी दृष्टिकोण से पहुंचाएं। तो इस दृष्टिकोण से चर्चा करने के बाद हम लोगों ने तय किया, हमारी विश्व आयुर्वेद मिशन और हमारी जो है आरोग्य भारती ने मिलकर के यह तय किया कि हम वर्तमान परिदृश्य में केवल संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। हमको केवल अपने आप से संतुष्ट नहीं रहना है, हमको अपनी स्थिति को समझ करके आज के परिदृश्य में हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, जिससे कि हम जन सामान्य को अपनी उपलब्धियों का ही नहीं, आगे आने वाले समय में आयुर्वेद की उपादेयता को जन सामान्य के लिए लाभकारी बनाने के लिए कार्य कर सकें। हमारे साथ आज हमने पूरे भारतवर्ष की आयुर्वेद की उच्चतम और आपकी सबसे उत्कृष्ट आयुर्वेद की संस्थाएं, विशेष रूप से विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों को, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, चाहे आपका गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर हो, या आपकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर हो, या आपकी डीम टू बी यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एनआईए जयपुर हो, और यही नहीं, हमारे देश के प्रतिष्ठित आयुर्वेद संस्थान, विशेष रूप से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली, इनकी निदेशक को मैंने रखा। और साथ साथ में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की जनसंख्या के दृष्टिकोण से आज हमारा दायित्व तो और अधिक बढ़ जाता है। तो इस दृष्टिकोण से हमने इस प्रदेश के एक कर्मठ और सुयोग्य निदेशक डॉक्टर सत्यनारायण सिंह को भी हमने जोड़ा हुआ है। और ये सब जो है आज के परिदृश्य में आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम आज कहाँ खड़े हुए हैं और हमें कहाँ जाना है। हमने सभी कुलपतियों को विशेष रूप से इसमें रखा हुआ है। आपके गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनूप ठाकर, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति आपके प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार जी, और एनआईए इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव शर्मा, और आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की डायरेक्टर तनुजा नेसरी जी, और साथ में प्रोफेसर एसएन सिंह, डायरेक्टर आयुर्वेद उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ संपूर्ण भारतवर्ष में जन जन तक जागरूकता की मिशन फैलाने वाले, जागरूकता का एक शंखनाद करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व को मैंने आज अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया हुआ है, जो है हमारे महर्षि डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी। अशोक कुमार वार्ष्णेय जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ साथ में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रतीत प्राची का मेर सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहां पर अपने आप का एक अलग संस्थान है, जिस संस्थान में प्रतीति प्राची आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का भव्य समागम हमारे भारत रत्न प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद मदन मोहन मालवीय जी का ये संकल्प था कि किस प्रकार से हम अपनी प्राचीन विधा को वर्तमान परिदृश्य के अकॉर्डिंगली कैसे हम उसको बनाएं। और उसके लिए उन्होंने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर के एक संस्थान स्थापित किया। तो आज चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक भी रह चुके हैं, रेक्टर भी रह चुके हैं, साथ साथ में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ महान विभूति आप प्रोफेसर वी के शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में
इसका उद्घाटन करेंगे और साथ साथ में हमारे आयुर्वेद के विश्व आयुर्वेद मिशन के और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर डीपी आर्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे साथ अपनी विशेष जानकारी भी प्रदान करेंगे और साथ साथ में प्रोफेसर नरसिंह मूर्ति, प्रोफेसर काय चिकित्सा बीएचयू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर अवनीश पांडे जी हमारे टेक्निकल असिस्टेंट ही नहीं, आपने संकल्प लिया है कि किस प्रकार से हमारे आयुष की इस मिशन को, चाहे आरोग्य भारती के माध्यम से, चाहे विश्व आयुर्वेद मिशन के माध्यम से, या एक चिकित्सक होने के नाते प्रतिदिन यदि हमने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन हम 100 लोगों से संपर्क बनाएंगे, चाहे ओपीडी में बैठ के बनाएं। आज वो इलेक्शन ड्यूटी के बावजूद भी मैंने उनसे आग्रह किया कि इस कार्यक्रम को आप हमारा टेक्निकली असिस्टेंस करिए, तो इस कार्यक्रम के बावजूद भी, चुनाव ड्यूटी के बावजूद भी आप प्रतापगढ़ में रह करके, अपने कार्यस्थल पर रह करके सब काम करते हुए इस काम को कर रहे हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं। और मैं समय का विशेष ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारे साथ ऐसे अतिथि जुड़े हुए हैं जो समय के बहुत पाबंद हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अवनीश जी से कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर वार्ष्णेय जी शायद हमारे साथ अभी, डॉक्टर वार्ष्णेय जी अभी शायद जुड़े हैं कि नहीं जुड़े अभी। डॉक्टर वार्ष्णेय जी और हमारे डायरेक्टर महोदय और वाइस चांसलर बीएचयू, जरा देखिए अवनीश जी। देखता हूँ। प्रोफेसर शुक्ला जी वाइस चांसलर साहब हमारे जुड़ चुके हैं और शायद डॉक्टर वार्ष्णेय जी, देखता हूँ। जरा आप चेक करिए। जरा एक बार फोन कर लीजिए। मुख्य अतिथि महोदय कृपया अपने आप को सर अनम्यूट कर लीजिएगा। बीएचयू से सर प्लीज अपने आप को सर अनम्यूट करिएगा। हमारे बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके शुक्ला जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि समय से आप उपस्थित हो गए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी डायरेक्टर, और मैं देख रहा हूं कि वो नियमित रूप से लगातार ये माननीय योगी जी का शंखनाद है कि किस प्रकार से हम कोरोना क्राइसिस में कार्य करें, तो ऐसे कर्मठ और बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर सत्यनारायण सिंह निदेशक आयुर्वेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आपके तमाम जो है देश भर से विद्वान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। और मैं डॉक्टर अवनीश जी से कहूंगा कि तरह वार्ष्णेय जी अभी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? अभी नहीं जुड़े हैं भाई साहब। हाँ, आप ऐसा करिए कि आप जो है धन्वंतरी स्तवन के बाद में समय कार्य से प्रारंभ करें, उनको मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। आज जो है मूल उद्देश्य हमारा है कि किस प्रकार से वर्तमान परिदृश्य में हम आयुर्वेद की स्थाति को, जो कि एक विधा के लोगों तक सीमित नहीं है, ये आयुर्वेद हमारी जन सामान्य की भारतीयता की एक झलक है, जिसको आज संपूर्ण विश्व में अक्रॉस द ग्लोब लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो उसको हम किस प्रकार से आगे पहुंचाएं, तो इसके लिए हम लोग जो आज कार्यक्रम का प्रारंभ समय से प्रारंभ करेंगे। हमारा 12:29 हो चुका है, ठीक 12:30 बजे आप धन्वंतरी स्तवन करके कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर अवनीश जी। जी सर, जी सर। और आप आज देख रहे हैं कि मैं निवेदन करूंगा, हमारे वक्ता जो हमारे पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर एसएन सिंह जी, डॉक्टर तनुजा नेसरी जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। सर एक्चुअली क्या है कि फुल हो चुका है, 100 पार्टिसिपेंट, तो कुछ लोग को मीटिंग लीव करनी पड़ेगी, तभी भाई साहब जुड़ सकते हैं। तो आप किसी को कट करिए और बाकी का लोगों से कहिए फेसबुक पे जुड़े। निवेदन करता हूं कि अगर कुछ लोग अपने से रिमूव हो सकें तो प्लीज फेसबुक पे लाइव लिंक मैं भेज दे रहा हूं, आपको मिल जाएगा। तो निवेदन रहेगा कृपया कुछ लोग अगर मीटिंग, सुषमा को आप हटाइए, सुषमा करके जुड़ी है प्लीज। अगर कुछ लोग अपने से मीटिंग को लीव कर सके तो निवेदन रहेगा मेरा। हाँ, जिससे बाकी देखिए ये बहुत ही आवश्यक विषय को हमने चुना है। मैं पहले मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है लीव कर सके तो हमें
सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि आज हमारे साथ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की उस तपोभूमि, जो कि बड़े ही सौभाग्य से आपके जन्म जन्मांतरों के कर्मों से आपको प्राप्त होती है, ऐसे विश्वविद्यालय को संभालने वाले कुल गुरु के रूप में कार्य करने वाले प्रोफेसर वीके शुक्ला जी हमारे साथ हैं, और जो कि प्रतीति प्राची का मेल सुंदर के आप साक्षी हैं कि किस प्रकार से महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद और एलोपैथी को पैरेलल रख करके आयुर्वेद की गुणवत्ता को अक्रॉस द ग्लोब पहुंचाने का जो कार्य किया, वो निश्चित रूप से आज सामने दिखाई पड़ रहा है कि आयुर्वेद इज नॉट लिमिटेड बिटवीन द फोर वॉल्स ऑफ द कंट्री, नाउ इट हैज बिकम द ग्लोबल प्रॉपर्टी। पीजी स्कॉलर से निवेदन करूंगा कि अगर वो जुड़े हुए हैं कृपया इस मीटिंग को लीव कर दें। पीजी स्कॉलर, we will not be able to prove the efficacy of the system on current scientific parameters. पीजी स्कॉलर्स, the global community will not recognize this. तो ऐसी स्थिति में मैं ये चाहता हूं कि आप जो है आयुर्वेद का जो एनालिसिस है, आयुर्वेद की जो वर्तमान स्थिति है, उसके आप साक्षी हैं, आप देख रहे हैं। अगर जो कमियां आ रही हैं, उन कमियों का हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात नहीं है। आयुर्वेद को हम कहें हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस। आयुर्वेद की अपनी सीमा रेखाएं हैं, एलोपैथी की अपनी सीमा रेखाएं हैं, तो उनमें हम कहां तक क्या कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, एक बहुत बड़ा रोड मैप आपके सामने है और आप कर रहे हैं। मैं आपके कार्य पद्धति से इतना प्रभावित हूं, और मुझे सबसे अधिक गर्व यह है कि हमारी विश्व आयुर्वेद मिशन ने हमारी कल रात को बैठक हुई है, उसमें आपके कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी मिशन ने सर्वसम्मति से आपको प्रयाग रत्न गौरव से अलंकृत करने का निर्णय भी लिया है। प्रोफेसर वीके शुक्ला जी को मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप हमारी प्रयाग की भी संपत्ति हैं। मैं इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आने के बाद में प्रयाग का स्थायी निवासी भी हूं, और ये मैं चाहता हूं कि प्रयागराज के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि संपूर्ण देश में आयुर्वेद की वो दिशा है, वो टॉर्च लेकर के हम आयुर्वेद से संपूर्ण देश के लोगों को लाभान्वित कराएं। यही हम कार्य करने जा रहे हैं। डॉक्टर अवनीश जी, भाषणे जी जुड़े। सर आप एक बार बात कर लीजिए भाई साहब से। मैं बात कर रहा हूं, आप धर्मंत्री स्थापन शुरू करिए। ओके सर एक बार बात कर लीजिए। मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूं, अगर पीजी स्कॉलर्स बच्चे जुड़े हुए हैं तो प्लीज ये कार्यक्रम आपके लिए नहीं, आप फेसबुक पे देख सकते हैं। आप लोग कृपया इस मीटिंग को लीव कर दें। अगर एमडी स्कॉलर्स बच्चे जुड़े हुए हैं, पीजी स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, छात्र या बीएमएस के छात्र जुड़े हुए हैं, प्लीज आप इस मीटिंग को लीव कर दें। मैं पहचान रहा हूं, मैं अगर रिमूव करूंगा फिर आप दोबारा जुड़ भी नहीं पाएंगे, इसलिए एक बार अपने से आप लीव कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। आप अवनीश जी, आप एक आध को करिए जी। आप भाई साहब से एक बार बात कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अवनीश पांडे, मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रामापुर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक चिकित्सालय रामापुर प्रतापगढ़ में मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। इस कार्यक्रम में जिसका विषय है आयुर्वेद की दशा एवं दिशा, इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। विश्व आयुर्वेद मिशन एवं आरोग्य भारती के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है। हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वीके शुक्ला सर का मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार वाशरने जी भाई साहब, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आरोग्य भारती, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर जीएस तोमर सर, प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर आरएयू जोधपुर, प्रोफेसर बलदेव धीमान सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र, प्रोफेसर अनूप ठाकर सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जामनगर, प्रोफेसर संजीव शर्मा सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एनआईएच जयपुर, प्रोफेसर तनुजा मैम, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, प्रोफेसर एसएन सिंह सर, डायरेक्टर आयुर्वेदिक सर्विसेज उत्तर प्रदेश,
आज आप सभी हमारे मुख्य वक्ता भी हैं और आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं बहुत हृदय से स्वागत वंदना अभिनंदन करता हूं एवं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी आयुर्वेदिक कॉलेजेस के प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी महोदय, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है एवं तमाम चिकित्सा अधिकारी और जो भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डायरेक्ट जूम पे या सोशल मीडिया पे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। सर ठीक है, मैं कर रहा हूँ, धन्वंतरि वंदना के बाद में करता हूँ। सर कृपया आप सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे अपने स्थान पे और भगवान धन्वंतरि की हम लोग वंदना करेंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशौषधीनां न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। मैं कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए आज के कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर कृपया कार्यक्रम को आगे संचालित करें। प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर, आप अनम्यूट करिए सर। सर अनम्यूट कर लीजिएगा। भाई से प्रणाम। तोमर सर आप अनम्यूट करिए। हाँ ठीक है। ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज के इस ज्ञान यज्ञ में जिसका कि मूल विषय जो है आयुर्वेद की दशा एवं दिशा, जो कि आज के परिदृश्य में अत्यंत आवश्यक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे यशस्वी सर्जन और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर वीके शुक्ला जी का मैं सादर अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम की, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव, जिनको कि मैं महर्षि वार्ष्णेय जी के नाम से जानता हूं, जो कि गांव-गांव देश के कोने कोने में अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए और जन सामान्य को, पीड़ित मानवता को जिस प्रकार से आप लाभान्वित कर रहे हैं, तो मैं ऐसे महर्षि को प्रणाम करता हूं जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित हुए हैं अपने व्यस्तम समय में से। मैंने माननीय शुक्ला जी को, जो कि हमारे माननीय कुलपति है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उनसे निवेदन किया था कि मेरा पूरा अधिकार होता है कि मेरा 2 अधिकार है, मैं हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र भी हूं और मैं प्रयाग का निवासी भी हूं, तो मैं मेरा पूरा अधिकार है, तो आपको मैं चाहता हूं कि आपका उद्बोधन अवश्य हो। और साथ साथ में मेरे जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति जी, प्रोफेसर अनूप ठाकर जी, मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं, जो जामनगर विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति हैं, और प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, जो कि NIA डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, आपके वो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। और हमारे साथ जुड़ी हैं प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी, जो कि आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की डायरेक्टर हैं। हमारे साथ श्री कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति प्रोफेसर बलदेव धीमान जी जुड़ रहे हैं। अवनीश जी, जरा उनको किसी व्यक्ति के साथ में उनको आप एडजस्ट करिए, वो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, और तनुजा जी को भी। तो ये सब लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं, क्योंकि संख्या अधिक होने के कारण लोग अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर आ नहीं रह पा रहे हैं। मैम जुड़ी हुई हैं सर, मैडम जुड़ी हैं जी। तो ये सब हमारे साथ उपस्थित है। साथ ही साथ हमारे इस प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान
निदेशक डॉक्टर SN सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारे प्रदेश के सभी आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर DP आर्या जी, सेक्रेटरी जनरल विश्व आयुर्वेद मिशन, जुड़े हुए हैं। और सभी जो है क्षेत्रीय आयुर्वेद हमारे अधिकारी सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ साथ में रिसर्च स्कॉलर्स, टीचर्स, प्रैक्टिशनर्स सभी लोग जुड़े हुए हैं। फेसबुक पर मैं देख रहा हूं हजारों लोग इस संख्या में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। क्यों? आज की स्थिति यह है, आज की स्थिति है कि हम आज जहां खड़े हुए हैं, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने कहा कि आपदा में अवसर की तलाश, तो मैं महसूस करता हूं कि इस आपदा में अवसर की तलाश निश्चित रूप से आयुष विभाग ने किया है। मैंने देखा है कि जन जन के चेहरे पर मुस्कान है और आज गुरुची जनप्रिय हो गई है। बुद्धा इंटरनेशनल टीवी के माध्यम से जब मैंने जन सामान्य के संदर्भ में चर्चा किया, मेरे व्याख्यान प्रसारित हुए, तो उस समय मैंने महसूस किया कि जब लोग हमको पूछते हैं, मेल पर पूछते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप कॉल आते हैं और लोग कहते हैं कि किस प्रकार से हम हल्दी का सेवन करें, कैसे हम तुलसी खाएं, कैसे हम गुड़ची का सेवन करें, कैसे अश्वगंधा के बारे में हम चर्चा करें। तो साथियों, आज जन सामान्य, मैंने पहले भी कहा था कि नाउ द आयुर्वेद इज नॉट लिमिटेड बिटवीन द फोर वॉल्स ऑफ द कंट्री, नाउ इट हैज बिकम ग्लोबल प्रॉपर्टी। तो आज हम लोगों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि हम जन सामान्य को इसकी गुणवत्ता के संदर्भ में लोगों को जागरूक कराएं और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत आज मैं अपना एक नैतिक दायित्व समझता हूं। विश्व आयुर्वेद मिशन का अध्यक्ष होने के नाते, एक चिकित्सक होने के नाते, ये हमारा मूल दायित्व है कि किस प्रकार से आयुर्वेद की बढ़ती हुई लोकप्रियता को हम आज वैश्विक स्तर पर पहुंचाएं, जिससे सही स्थिति हमारे सामने आ सके। और साथियों, ये निश्चित बात है कि आपको अपना मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए और अपना मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक मैंने श्रेय दूंगा मैं हमारे वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शुक्ला जी को। उन्होंने आयुर्वेद को उस स्वरूप में देखा है, आयुर्वेद को उस स्वरूप में देखा है जिस स्वरूप की परिकल्पना आज हम करते हैं कि आयुर्वेद किस प्रकार से फ्लरिश हो सकता है, आयुर्वेद चिकित्सा किस प्रकार से गुणकारी हो सकती है, लोगों के बीच में पहुंच सकती है। क्यों आज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जमाना है, तो हम किस प्रकार से क्या कार्य करें, हमारी क्या कमियां हैं, आज हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों का अवलोकन नहीं करेंगे तब तक हम सुधार नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि हमारी जो अच्छाइयां हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेद, वी मस्ट प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेद अमंग मासेस। वी हैव गॉट द इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। सेकेंडरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज ओवर हियर कि हमारे यहाँ आज तो हम कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना ही नहीं, कोई भी संक्रामक रोग हो, सभी संक्रामक रोगों में हमारी मान्यता है कि merely entry of a particular pathogen is not responsible for development of the disease. It totally depends on the immunity or resistance of an individual. हम मानते हैं कि ध्रुव चतुर्णाम सानिध्यात् गर्भस्याद् पूर्वका ऋतु क्षेत्रामु बीजानाम सामग्र्यादं करो था। हमारा मानना है कि किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए जिस प्रकार से 4 फैक्टर्स की जरूरत होती है, द सीजन मस्ट बी प्रॉपर, द क्षेत्र, द फील्ड मस्ट बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, देयर मस्ट बी प्रॉपर वाटर सप्लाई एंड द सीड मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। उसी प्रकार से हमारे शरीर की अगर इम्यूनिटी बरकरार रहेगी तो निश्चित रूप से हम जो है अपने आप को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा सकेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस अवसर पर डॉक्टर राजकमल यादव जी को, जो कि हमारे मिशन निदेशक भी थे और उन्होंने जो कार्य किया है इस प्रदेश में रह करके, आयुष मिशन के डायरेक्टर के रूप में, विशेष सचिव के रूप में रह करके, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे निदेशक डॉक्टर SN सिंह ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। लेकिन आज कोरोना की सेकंड वेव में हमारा दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। हमें अपने फोर्स को और एक्टिवेट करना होगा जिससे हम पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें। और अधिक समय न लेते हुए मैं आज प्रोफेसर मूर्ति हमारे साथ जुड़े हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, उनको पहले आमंत्रित करूंगा कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर VK शुक्ला जी का संक्षिप्त परिचय दें। उसके बाद उनको मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रोफेसर मूर्ति, हमको सुन रहे हैं आप? सुन रहे सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप जरा संक्षिप्त परिचय हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का देने का कष्ट करें। प्रोफेसर मूर्ति। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मे आई ऑडिबल? यस यस यस। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे
गुरु है प्रोफेसर जीएस तोमर सर, और हमारे जो अभी जो जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ वो वीके शुक्ला जी, वो भी हमारे गुरु जी है। और जो इस प्रोग्राम के जो सभी संयोजकों को मैं अपने धन्यवाद देता हूँ। ये प्रोग्राम में मुझे ये कार्यक्रम के लिए चुने गए हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी। मैं अभी जो चीफ गेस्ट प्रोफेसर वीके शुक्ला जी का, प्रोफेसर वीके शुक्ला जी इज द प्रेजेंट वाइस चांसलर, officiating vice chancellor, Banaras Hindu University, and he is the ex-professor of the Department of General Surgery, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India. He has graduated in 1975 and post-graduated in surgery in 1980 from the prestigious Banaras Hindu University, Varanasi. Professor Shukla received the MCH degree from University of Wales in 1989 and had worked as a clinical research fellow, Smith Nephew Fellow from 1987 to 89 under Professor Leslie Hughes and Cancer Research Campaign Fellow in 1992 at the University of the Wales. He also had visited the University of California, San Francisco as a visitor in the wound healing lab under Professor Tom Hunt. Professor Shukla joined Banaras Hindu University as lecturer in surgery in 1981, and since then he had been serving his alma mater in the various capacities as an eminent teacher, researcher, professor, and head of the Department of Surgery, and as medical superintendent of Sir SS Hospital, BHU. Professor Shukla ji is internationally known for his research on cancer of the gallbladder and the wound healing. Professor Shukla had been visiting professor at reputed international universities, medical schools. He had been honored with several national and international awards, including Lifetime Achievement Award at the World Union of Wound Healing Societies at Toronto, Canada in 2008, in Global Wound Conference in 2018 at Kuala Lumpur 2018, and Department of Surgery, All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh in 2018 for his exemplary work in the wound healing and research. Professor Shukla was awarded the Fellow of the College of Wound Care Specialists, Malaysia in 2017, and Fellowship of National Academy of Medical Sciences in the 2007. In his illustrious career, Professor Shukla had been President of Indian Society of the Wound Management, member of ICMR Task Force on Gallbladder Cancer, examiner and inspector of the National Board of Examination, President, Hernia Society of India, executive member, Association of Colon and Rectal Surgeons of the India, governing council member of ASI, a member and independent innovators expert panel of the Ministry of Health and Family Welfare of Government of India. Professor Shukla hosted many conferences. The major conference, ASI Con 2006 at Varanasi as an organizing secretary. He has been member of 12 national and international professional bodies, and he has published more than 470 papers and 4 books in the international and national journals and publishers. I welcome Professor VK Shukla ji, Vice Chancellor of Banaras Hindu University, to this program, and I request to bless us. Thank you, sir. सर, तोमर सर, आप अनम्यूट करना है। हाँ सर, कर दिए सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर। सर प्लीज सर। आ रही है। धन्यवाद प्रोफेसर मूर्ति आपके इन विशेष शब्दों के लिए। विश्व आयुर्वेद मिशन द्वारा आयोजित आयुर्वेद की दशा एवं दिशा विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस संगोष्ठी के आयोजक प्रोफेसर जीएस तोमर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार, कुलपति RAU जोधपुर, प्रोफेसर बलदेव धीमान,
कुलपति SAU कुरुक्षेत्र प्रोफेसर संजीव शर्मा, निदेशक NAI जयपुर प्रोफेसर अनूप ठाकर, कुलपति JU जामनगर प्रोफेसर तनुजा निसारी, निदेशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली प्रोफेसर SN सिंह, निदेशक आयुर्वेदिक सर्विस उत्तर प्रदेश, डॉक्टर अवनीश पांडे आयुर्वेद चिकित्सक चिकित्सालय रामपुर एवं डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा यह मानना है कि आज के परिवेश में इस संगोष्ठी का विषय अत्यंत ही प्रासंगिक है। यह एक विशेष समय है जब हमें अपने प्राचीन ज्ञान के भंडार तथा विधाओं को पुनः तलाशने की आवश्यकता है। आयुर्वेद उन्हीं प्राचीन ज्ञान भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति अत्यंत उदार है। निस्वार्थ भाव से प्रकृति ने हमें जल, वायु, सुंदर वातावरण, सूर्य का प्रकाश जैसी अनमोल वस्तुएं उपहार में दी हैं, मगर मनुष्य जाति ने इनका दुरुपयोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज हमारा जल दूषित है, वायु दूषित है, पूरा वातावरण प्रदूषित है और फलस्वरूप नई नई बीमारियां, नई नई महामारियां फैल रही हैं। और इतना ही नहीं, पुरानी बीमारियां भी नया रूप लेकर अवतरित हो रही हैं और विश्व के वैज्ञानिक चिकित्सकों को चुनौती दे रहे हैं, जैसे कि MDR ट्यूबरकुलोसिस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, chronic kidney disease, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, irritable bowel syndrome जैसी अनेक बीमारियां हैं और ये लिस्ट बहुत लंबी है, जो एक समय लगता था कि नियंत्रित कर ली गई हैं, मगर आज इनकी तीव्रता देखने को मिल रही है और महसूस हो रहा है कि मनुष्य इन चुनौतियों के सामने असहाय सा हो गया है। अतः ये विचारणीय है कि आधुनिक उपलब्धियों ने हमें उन्नति दी है या हमको असहाय बना दिया है। कोविड-19 भी एक तरह का प्राकृतिक अभिशाप है जो हमने पाया है। आधुनिकता की दौड़ और प्राकृतिक संसाधनों की उपेक्षा से आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो हमें प्रकृति के पास लाती है। यह एकमात्र चिकित्सा विज्ञान की ही नहीं, यह जीवन दर्शन है। ग्रंथों में दिनचर्या, ऋतुचर्या के अंतर्गत हम क्या भोजन करें, क्या न करें, कब और कैसे जगें, कब सोएं, कब ज्यादा सोएं और कब कम सोएं, कितना व्यायाम करें, कैसे जल से स्नान करें और कैसा जल पिएं, किस ऋतु में किस प्रकार का जल पिएं, कैसे कपड़े ऋतु के अनुसार पहने, अपने वातावरण को किस प्रकार प्रदूषण से सुरक्षित रखें, दूषित जल को कैसे शुद्ध करें आदि ऐसी व्यवस्थाएं आयुर्वेद में वर्णित हैं, जो पूर्णतः प्राकृतिक विधियों से की जाती हैं और सबका वैज्ञानिक आधार भी है। जनपदोध्वंस विमान अध्याय में विस्तृत रूप से वर्णित है कि महामारी के पूर्व वातावरण में कैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और महामारी से बचने का क्या उपाय है। आयुर्वेद का ज्ञान एवं सिद्धांत शाश्वत है, अर्थात यह कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विस्तृत निरीक्षण पर आधारित है। आज वह समय आ गया है कि जब प्रकृति की ओर चले। हमने प्रकृति ने जल, वायु, प्रकाश, वातावरण के अतिरिक्त पौधों के रूप में बेहतरीन उपहार भी दिए हैं, जिनसे हम महत्वपूर्ण दवाएं निकालकर जीवन रक्षा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि रिसरपिन, जो कि ब्लड प्रेशर के इलाज में यूज होता है, राउल्फिया सर्पेंटाइना से, जैसा आप जानते होंगे, एट्रोपिन, एट्रोपा बेलाडोना से, डिजॉक्सिन, डिस्टेलिस लानाटा, इफेड्रिन, इफेड्रा वल्गेरिस, टेक्सॉल, टेक्सस बुकाटा, मॉर्फिन, पेपेवर सोमनिफेरम, क्विनीन, सिंकोना ऑफिसिलेनिस, रूटीन, रूटा ग्रेवियोलेंस और थियोफाइलिन, कमेलिया साइनेंसिस, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन, विंका रोजिया आदि अनेक प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियों की चिकित्सा में प्रयुक्त हो रहे हैं। योग, व्यायाम, आयुर्वेदोक्त उपदेश एवं आयुर्वेद की औषधियों का सही विधि से अनुसरण करने से पूरे विश्व को स्वास्थ्य की उपलब्धि हो सकती है। अभी कोरोना से बचाव एवं कोरोना की चिकित्सा में आयुर्वेद की औषधियों ने जो चमत्कार दिखाया है वह सर्वविदित है और सराहनीय है, तथा आयुर्वेद को युगानुरूप बनाना एक आवश्यकता है और ये हम सबके लिए भी एक चैलेंज है कि हम इस घड़ी में इस पैंडेमिक का इस्तेमाल कर इसको अपने उस पुरानी ग्लोरी में पहुंचाएं और उसको वो स्थान दिलाएं। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि प्राचीन सिद्धांतों को नवीन मानकों पर तौलना होगा, औषधियों का मानकीकरण करना होगा, इसकी विषाक्तता का अध्ययन करना होगा, फिर ग्रंथोक्त आमयिक प्रयोगों का वैलिडेशन करना होगा। हमें आयुर्वेद की शिक्षण पद्धति में भी युगानुरूप सुधार करने होंगे। सुधार की कोई सीमा नहीं होती, उन्नति की भी कोई सीमा नहीं होती, अतः हमें हमेशा
आत्मावलोकन करते रहना होगा, तभी हमारा आयुर्वेद विश्व के समक्ष गर्व से खड़ा हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस संगोष्ठी के आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को बधाई देता हूं तथा संगोष्ठी के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर शुक्ला जी ने आपको गुणवत्ता को, आपकी स्ट्रेंथ को आपके सामने बताते हुए आज आपके दायित्व को और अधिक आपको उद्बोधित करने के लिए कहा है कि आपको और आगे बढ़ना है और अपनी विधा की गुणवत्ता को प्रमाणित करना लोगों के सामने। तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने उद्बोधन के द्वारा आयुर्वेद के उन पक्षों को उजागर किया है जिसकी कि आज के परिवेश में बहुत आवश्यकता है। और आपने मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि आयुर्वेद की औषधियों की गुणवत्ता कोरोना कालखंड में प्रमाणित हुई है और उस कोरोना कालखंड में आयुर्वेद ने प्रमाणित कर दिया कि आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो संपूर्ण विश्व की पीड़ित मानवता के लिए लाभकारी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय आपके उद्बोधन के लिए। और मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे महर्षि को जो कि अपनी कर्मठता, अपने ज्ञान के द्वारा और अपनी लगन के द्वारा संपूर्ण देश की पीड़ित मानवता के लिए गांव-गांव में जाकर के उन गरीब लोगों के पास, उन नीडी लोगों के पास जिनके पास चिकित्सा के संदर्भ में कोई उपलब्ध नहीं है, संसाधन उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों के साथ जाकर के आप किस प्रकार से आयुर्वेदीय ज्ञान को लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं। केवल आयुर्वेद नहीं कि किस प्रकार से चिकित्सा से उनको लाभान्वित किया जाए, इस संदर्भ में जो आप कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। ऐसे महर्षि प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव जी को, जो कि आज केवल राष्ट्रीय संगठन सचिव ही नहीं है, आयुष मंत्रालय में सलाहकार समिति के सम्मानीय सदस्य भी हैं, और ऐसे महर्षि को मैं प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अवनीश पांडे को कि उनका संक्षिप्त परिचय देने के बाद उनको कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने का कष्ट करें। डॉक्टर अवनीश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भाई साहब डॉक्टर अशोक कुमार वासनिक जी को सादर आमंत्रित करने से पहले भाई साहब का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। भाई साहब आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं और वर्ष 2012 से भाई साहब आप हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब की अगर हम शैक्षणिक अगर बात करें तो उन्होंने 1979 में MSc बायोकेमिस्ट्री विषय से AMU से पूर्ण किया। इसके पश्चात आपने 1986 में PhD बायोकेमिस्ट्री में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूर्ण करने के पश्चात उसी विश्वविद्यालय में आपने 1 वर्ष तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। लेकिन आपके अंदर देश सेवा का एक जो जज्बा था, आपने कार्य को छोड़ते हुए 1986 से आपने सामाजिक कार्यों के प्रति सोशल वर्क सामाजिक कार्य से आप जुड़े और RSS प्रचारक के रूप में आपने इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर में अपनी सेवाएं दी। 15 वर्षों तक आप प्रांत प्रचारक के रूप में भाई साहब आपने सेवाएं दी, जिसमें 10 वर्ष आपने झारखंड एवं 5 वर्ष में कानपुर प्रांत में आपने सेवाएं दी। और आपने जैसा कि मैंने बताया वर्ष 2012 से भाई साहब नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आरोग्य भारती के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं और आरोग्य भारती का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, भोपाल में है। मैं उद्बोधन के लिए आदरणीय भाई साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय भाई साहब। इस वेबिनार में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर वीके शुक्ला जी, वाइस चांसलर BHU, विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर GS तोमर जी, जोधपुर के VC प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के VC प्रोफेसर बलदेव धीमान जी, शायद जामनगर के डॉक्टर अनूप ठाकर जी भी जुड़े हैं, संजीव शर्मा जी, स्वास्थ्य अगर ठीक हो गया तो अवश्य जुड़े होंगे, NIA के VC हो गए अब तो वे, और बहुत ही प्रतिभा की धनी प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर हैं, हमारे डायरेक्टर आयुर्वेद UP सर्विसेज में उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर SN सिंह जी, और मैं देख रहा हूँ इस पार्टिसिपेंट्स में बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, विद्यार्थी भी हैं, रिसर्चर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं,
और हमारे अन्य प्रांतों के आरोग्य भारती के कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। हमारे युधिष्ठिर नायक जी उड़ीसा से जुड़े हैं, मैं ध्यान कर रहा हूं, इसमें है हमारे अवनीश जी जो सह सचिव हैं और इसको पूरा संचालन भी कर रहे हैं। ऐसे सभी को नमस्कार। अभी प्रोफेसर शुक्ला जी ने जिस तरह से 2-3 बिंदु उठाए, बहुत अच्छे बिंदु थे, और वास्तव में किसी भी चीज को स्वीकार कराने के लिए उनका होना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज, संस्थान, उद्योग, इनका एक इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन होता है अर्थात उन्हें क्रमिक विकास होता है। वैसे ही कुछ विषय हैं, उनका भी इवोल्यूशन होता है। लेकिन इस इवोल्यूशन के क्रम में हर व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, संस्था के जीवन में, समाज के जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। वास्तव में आयुर्वेद के क्षेत्र में हम ऐसे ही टर्निंग पॉइंट्स पर खड़े हैं और इनका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं। पूरे देश में जगह जगह घूमने के कारण से आयुर्वेद के विद्यार्थी, टीचर्स, रिसर्चर्स से संपर्क में रहता हूं, और जब कभी मैं उनको इंटरेक्ट करता हूं तो हमेशा एक ही प्रश्न पूछता हूं कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अस बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट। और ध्यान में आता है कि विद्यार्थी खुद ही बताते हैं कि समाज में आज प्रायोरिटी पर आयुर्वेद नहीं है, कम पैसा है, आयुर्वेद का विद्यार्थी पढ़ता है लेकिन आयुर्वेद की प्रैक्टिस कम करता है, रिसर्च वर्क है लेकिन जितना प्रभावी चाहिए शायद उतना नहीं दिखाई देता, दवाओं के बारे में भी वो अलग अलग प्रकार से बोलता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, समाज, इवन प्रकृति में भी टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। सौभाग्य से आयुर्वेद के क्षेत्र के लिए भी यह कोरोना कालखंड ऐसा ही एक टर्निंग पॉइंट हो गया। जब नहीं थी, केवल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से ही लोग ठीक हो रहे थे या सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, और ऐसे में जब आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की और उससे संबंधित और सारे काम होने लगे तो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व को ध्यान में आया कि भारत का जो आयुर्वेद है यह अपने में बहुत सारी विशेषताएं लिए हुए है। विशेषकर जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ये सोचता, जो आयुर्वेद को बड़े हीन भावना से देखता था और हर्बल को लपक के लेता था, अभी जब काढ़े वितरण का पूरे देश भर में अभियान चला तो कितने ही प्रबुद्ध वर्ग के लोग फोन कर करके मांगते थे हमको काढ़ा दीजिए। दवा की दुकानों पर जहां एंटीबायोटिक और विटामिन टैबलेट मिलती थी, आज इम्यूनिटी बूस्टर्स मिल रहे हैं, अलग अलग स्वरूप में मिल रहे हैं। तो ध्यान में आता है कि पब्लिक में भी उसकी एक अवेयरनेस आ गई है। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, सरकार की ओर से भी बहुत सारे उपक्रम हो रहे हैं, राज्य सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, और अगर मैं कहूँ वैश्विक स्तर पर हो रहा है तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। विद्यार्थी जो आयुर्वेद में एडमिशन लेते समय वो सोचता था कि मेरे अगर हायर मार्क्स आते तो मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिलता, मेरे कम मार्क्स आए इसलिए मुझे आयुर्वेद में आना पड़ा। ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है यह उसके साथ जीवन भर रहता है। वो केवल विद्यार्थी नहीं रहता, बाद में भी रहता है, और कभी कभी तो विचार करता है कि ठीक है मुझे डिग्री लेनी है, कैसे तो भी लेनी, लेकिन मेरे मन में है मुझे क्या करना है। लेकिन शायद इस टर्निंग पॉइंट के समय, अब इस समय पर स्थिति बदल गई है। मैं पूरे देश में सब छोटे बड़े लोगों के संपर्क में रहता हूं। अब मेरे ध्यान में आने लगा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अधिक मार्क्स होते हुए भी आयुर्वेद को ऑप्ट किया है प्रायोरिटी बेसिस पर। कई स्थानों पर मॉडर्न मेडिसिन के स्थान खाली है, सीट्स खाली हैं, लेकिन आयुर्वेद की पूरी सीटें भरी हुई हैं, और इसलिए आज इनकी आवश्यकता है। लेकिन जैसा आयुष मंत्रालय के अंतर्गत CCIM है, उसकी BOG है, पिछले लगातार 4-5 वर्षों से विद्यालयों
की व्यवस्थाओं को अपग्रेडेशन का काम कर रही है, अलग अलग निर्बंध लगाती है, इंस्पेक्शन करती है, हियरिंग करती है। बहुत सारे विद्यालयों ने इंप्रूव किया है, आगे और भी इंप्रूव करेंगे। तो मुझे लगता है, और जब ये NCIM का काम पूरा हो जाएगा तब इस दिशा में और अच्छी प्रगति होगी। और इसलिए आयुष मंत्रालय ने जो ये एजुकेशन सिस्टम में और उनकी फैसिलिटीज में अलग अलग प्रकार से प्रयास किया है, यह वास्तव में बहुत ही सराहनीय है और इसका परिणाम भी मिलने वाला है। अभिमन्यु को जोड़ केवल मंत्रालय भी काम कर रहा है, इसलिए यह एक पहलू है। दूसरा, अगर रिसर्च की दृष्टि से देखें, जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी जामनगर में को एक जो सेंटर है उसको इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ऐसा अपग्रेड किया गया। NIH जयपुर को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी अपग्रेड किया गया। सैटेलाइट सेंटर्स खोले जा रहे हैं कि जो बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अपने में एक है, लेकिन इसका एक सैटेलाइट सेंटर डेवलप हो रहा है। शिलांग में और एक इंस्टीट्यूट है, उसका भी एक सैटेलाइट सेंटर डेवलप हो रहा है। अर्थात रिसर्च के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयत्न जारी है और उसका परिणाम भी मिलेगा। केवल इतना ही नहीं कि केवल रिसर्च की फैसिलिटी है, डाटा भी उपलब्ध होना चाहिए। नमस्ते पोर्टल वैसा ही पोर्टल बना। तो प्रारंभ में जब कोरोना में आवश्यकता पड़ी थी, तरह तरह के लोग प्रयोग कर रहे थे, तो आयुष मंत्रालय ने क्लाउड प्लेटफॉर्म तैयार किया। इस क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती गई और पूरे 1 वर्ष में अगर हम देखेंगे तो शायद कितने 120 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 6 अक्टूबर को आयुष प्रोटोकॉल जारी किया, जो पूरा ट्रायल लेकर रिसर्च करके जो भी हमारी पद्धति है उसका पालन करके हुआ। इवन संजीवनी ऐप के माध्यम से स्टैटिस्टिक्स भी लिया गया कि पूरे देश भर में कितने लोग और आयुष काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं। और हालांकि डाउनलोड करने वाले कम ही लोग थे, 1.7 करोड़, 1.25 करोड़, लेकिन 1.25 करोड़ में भी उन्होंने जो डाटा निकाला कि 86% जो है व्यक्ति आयुष काढ़े का प्रयोग कर रहे थे। वस्तुस्थिति में देखेंगे तो ये डाटा मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा आएगा। तो ऐसा अगर हम देखते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ध्यान में आती चली जाती हैं जो इस कोरोना के पीरियड में हुई हैं, दिखाई पड़ने लगी है। इतना ही नहीं, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन की बात होती है, फार्माकोपिया सिस्टम डेवलप हो रहा है अलग अलग, उसे संबंधित लोग बराबर प्रयत्न करते रहते हैं। इनका कुछ प्रभाव भी होने लगा है। कैसा प्रभाव होने लगा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो के बारे में डिस्कशन करता है और उनके रेशियो में अभी तक आता था 0.7%, लेकिन जब आयुष से जुड़े हुए डॉक्टर्स को जोड़ा गया उसमें और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जोड़ा तो ये खट से डबल हो गया, 0.4 हो गया। तो हम कल्पना कर, हम सोच सकते हैं कि आगे आने वाला समय यह आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत एक अच्छा समय है, उज्जवल भविष्य। इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज है। राज्यों में भी जो सिस्टम है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके नेटवर्किंग को हमारे ये नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से करते हैं। पब्लिक हेल्थ में जाने के लिए भी पब्लिक को अवेयरनेस भी चाहिए, पब्लिक हेल्थ भी चाहिए। हमने देखा होगा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इनकी बहुत बड़ी संख्या स्थापित करने का विषय चल रहा है। अभी शायद 25,000 के आसपास हो गए, 12,500 तक होने 2024 तक होने हैं। तो हमको ध्यान में आ जाएगा कि हमारी क्या स्थिति है। और एक पहलू है, आयुष मंत्रालय ने देश के बाहर भी बहुत सारे देशों से MOUs किए हुए, शायद 13 देश हो गए अभी, धीमे धीमे बढ़ करके। मिनिस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेल न्यूट्रिशन के लिए उस पर काम कर रहे हैं। MSME के साथ भी डेवलपमेंट किया हुआ है, NSDC के साथ भी MOU किया हुआ है, स्पोर्ट्स के साथ भी MOU किया हुआ है, कॉमर्स के साथ भी MOU किया हुआ है। माने कितने रास्ते खुल गए एक साथ, जो शायद हम पहले कल्पना नहीं कर सकते थे, जो अभी आगे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। NMP भी एक बड़ा सेंटर, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, उन्होंने भी बहुत सारे काम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिए कि कैसे हम अच्छी क्वालिटेटिव दवाओं का मैन्युफैक्चर फार्मिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर
ये काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ेगा, बहुत अच्छे अवसर हैं। एक पहलू और अवश्य दूंगा कि जिस तरह से अपग्रेडेशन हो रहा है, सर्जरी के बारे में गजट नोटिफिकेशन हुआ, दूसरे लोगों ने प्रश्न किए, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, सब लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन तो भी मैं सबको बोलता हूँ कि जो पढ़ेगा वो प्रैक्टिस करेगा। आयुर्वेद का विद्यार्थी पढ़ेगा तो प्रैक्टिस करेगा, इसलिए बाकी को प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। अभी एक और पहल चल रही है, शायद वह आने पर हम आयुर्वेद को बहुत तेजी से और अपग्रेड कर सकेंगे, और इसमें हम सबका योगदान होने वाला है। हमें से जो यहाँ पर जुड़े हैं, कई लोग उन समितियों में से हैं। नीति आयोग जो इंटीग्रेटेड सिस्टम पर काम कर रहा है कि कैसे हम इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम को कर सकें, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम। यहाँ पर पूरा समय नहीं है बताने का, लेकिन आरोग्य भारती उसमें बहुत बड़ा योगदान कर रही है। पूरे देश भर से ऐसे 100 अलग अलग एक्सपर्ट्स के राय लेकर डिस्कशन करके पिछले 24 जनवरी को नीति आयोग को एक ड्राफ्ट भी सबमिट किया है, उसके सेकंड पार्ट भी अभी चल रहा है। परिणाम स्वरूप आज वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस विषय को मानने लगा है। यद्यपि दूसरे देशों ने भी अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का प्रयोग किया है, चाइना होगा, स्विट्जरलैंड होगा, ब्राजील होगा, मलेशिया होगा, बहुत सारे, लेकिन भारत ने भी किया। लेकिन भारत का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेद है, यह केवल भारत में नहीं, बाहर भी उतना ही प्रचलन में जितना हम भारत में है। यही कारण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस अब्राहम घेब्रेयेसस, उन्होंने भारत को एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के लिए अनुमति प्रदान की है। और आगे क्या काम कर भारत सरकार आयुष मंत्रालय सोच रहा हूं। आपका आवाज, नेटवर्क थोड़ा सा हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है। एक बार बात कर लीजिए। हाँ मैं बात कर, सर वो दोबारा जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं, हाँ हाँ कर रहे हैं। अनम्यूट करिए अवनीश जी। कर रहे हैं। ओके कर रहे हैं। भाई साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हो गया जी सर, जी भाई साहब। तो मैं अपने फाइनल पर हूं। कुल मिलाकर आज पूरे देश भर में और देश के बाहर आयुर्वेद के बारे में एक अच्छी अवेयरनेस आ गई है। सामान्य व्यक्ति हो या प्रबुद्ध व्यक्ति हो, इसके बारे में पॉजिटिव सोचता है, कुछ करने के लिए प्रयास भी करता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम सब मिलकर कैसे एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करते हुए विद्यार्थियों के बीच में, रिसर्च ओरिएंटेशन में, डॉक्टर्स के बीच में, डाटा कलेक्शन में, पब्लिक अवेयरनेस में, इसको हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ा पाते हैं। मैं एक बात अवश्य कहूंगा, क्या हम सब मिलकर, वैसे हम करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है हम सब मिलकर एक काम सब लोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत विद्यार्थियों से काउंसलिंग करके, इंटरेक्ट करके संकल्प करा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। वे आयुर्वेद से पढ़ाई कर रहे हैं, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें, वे इधर उधर ना भागे। हमारे अवनीश जी संचालन कर रहे हैं, उनमें से एक है कि जो जिन्होंने पढ़ाई की आज अपने में गर्व अनुभव करते हैं कि मैं आयुर्वेद से प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसे कितने विद्यार्थियों को तैयार कर सकते हैं कि जो गर्व से कह सके नहीं मुझे आयुर्वेद में प्रैक्टिस करनी है।
ऐसा अगर हमने किया तो अवश्य ही हम सब मिलकर आयुर्वेद, सामाजिक संगठन, सब टीचर्स और विद्यार्थी बहुत ही निकट भविष्य में पूरे आयुर्वेद को बहुत तेजी से एक वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकते हैं। केवल स्थापित ही नहीं कर सकते, दिशा भी बहुत अच्छी है, इसी दिशा में बढ़ते रहे तो स्थापित होगा ही होगा। इतने कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी। आपने हमारी वस्तुस्थिति को जन सामान्य के बीच में जो रिफ्लेक्शन है उसको आपने सामने रखा, और आशावादी होने के नाते आपने एक सुधार की संदर्भ में हमें कैसे आगे बढ़ना है एक आपने रोड मैप सामने बताया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने व्यस्त समय में समय निकाला और हम लोग को अपना उद्बोधन दिया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा दायित्व बनता है हमारे जो डायरेक्टर्स हैं हमारे प्रदेशों के, उन लोगों का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि वो जो है एक लोगों के बीच में रिफ्रेशर कोर्स करा करके, करंट सीएमई प्रोग्राम्स करा करके हमारे लोगों को इस तरह के एजुकेट करें कि वो निश्चित रूप से जन सामान्य के बीच में एक सही संदेश पहुंचाएं। और मैं बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के निदेशक डॉक्टर एसएन सिंह को कि आज बदली हुई वस्तुस्थिति को मैं देख रहा हूं प्रदेश में, लोगों की आयुर्वेद के प्रति बढ़ती हुई लोकप्रियता, जागरूकता ये पैदा हुई है। इसी प्रकार से डॉक्टर तनुजा नेसरी जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आज ये एक उदाहरण पेश किया कि आपने कोरोना कालखंड में कोरोना वार्ड बना करके किस प्रकार से सेवित किया, और साथ में दिल्ली के 80,000 पुलिस पर्सनल को किस प्रकार से अपना आयु रक्षा कवच देकर के, किट देकर के किस प्रकार से उनको कोरोना से बचाया। ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इस प्रकार के कार्य हमको आगे बढ़ के करना चाहिए और निश्चित रूप से हम आयुर्वेद को और अच्छा बना सकते हैं। हमारे साथ बहुत विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। मैं आगे डॉक्टर अवनीश जी से कहूंगा कि अभी हमारे अभिमन्यु जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनका रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपके सामने मैं प्रसाद कर रहा हूं। उसके बाद में हमारे धीमान साहब बोलेंगे और उसके बाद तनुजा जी बोलेंगे, फिर डॉक्टर हमारे, हम सबसे बाद में अपने प्रदेश के निदेशक को इसलिए बुलवाएंगे कि हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो सुनना चाहते हैं कि आज प्रदेश में कल क्या था, आज क्या है और आगे क्या होगा। मैं उनके मुंह से वो रोड मैप सुनना चाहता हूं कि अपने सामने वो किस प्रकार से आयुर्वेद को समुन्नत करेंगे। उनकी जो कमियां होंगी, हम लोग जिस मंच में बैठे हुए हैं वो खड़े होकर उनकी कमियों को भी हम उजागर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और उनकी अच्छाइयों को भी हम मंच के सामने जरूर रखेंगे जो उन्होंने कार्य किया है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज डॉक्टर अवनीश जी को कि आप जो है अभिमन्यु कुमार जी, माननीय कुलपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजकीय राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के, को आप के व्याख्यान को हम लोगों के सामने प्रसारित करें। आप जो है इस व्याख्यान के पहले एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे दूं कि प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनने के पहले आपके उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। इसके पहले आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में डायरेक्टर के पोस्ट पर काम किया और CCRAS में डायरेक्टर जनरल के पद पर भी आपने कार्य किया। बहुत ही आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। साथ ही साथ आप जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के भी डायरेक्टर रहे। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परास्नातक और साथ साथ में आपने स्नातक जो है बरेली से पास किया है। अवनीश जी बहुत अटैच्ड है इनसे, और मैं केवल जल्दी समय कम लेने की वजह से इनका संक्षिप्त परिचय मैंने आपके सामने रखा, और आपने जो आयुर्वेद की दशा एवं दिशा के संदर्भ में जो विचार दिया है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। डॉक्टर अवनीश जी इसको आगे बढ़ाएं। लर्नड पैनलिस्ट प्रोफेसर बलदेव धीमान जी, प्रोफेसर अनूप ठक्कर जी, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी, प्रोफेसर एसएन सिंह जी और डॉक्टर अविनाश पांडे। आज का ये जो विषय चर्चा का है वो आयुर्वेद की दशा और दिशा के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि जब हम दशा और दिशा की बात करते हैं तो आवाज, अवनीश जी साउंड नहीं है। साउंड नहीं आ रही है।
साउंड नहीं होगा सर। नहीं आ पा रही है। अब है दशा सर। और फ्यूचर की दिशा को निर्धारित करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो चूंकि ये विषय बहुत जो विषय चर्चा का है वो आयुर्वेद की दशा और दिशा के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि जब हम दशा और दिशा की बात करते हैं तो खास तौर से जो आयुर्वेद का क्षेत्र है इसमें 4 इंडिकेटर्स हैं जिनको कि हम फोकस कर सकते हैं। चिकित्सक, औषधियाँ, पैरामेडिकल और जो सपोर्टिंग स्टाफ है और पेशेंट। तो इन 4 पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स हैं जो कि आयुर्वेद की वर्तमान दशा और फ्यूचर की दिशा को निर्धारित करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम इन 4 पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे, तो मेरा फोकस फिजिशियन के ऊपर रहेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम फिजिशियन की बात करेंगे तो एजुकेशन की बात सबसे पहले आती है, क्योंकि एक अच्छे ढंग से एजुकेटेड जो फिजिशियन है वो एक बहुत बड़ा स्तंभ बनता है और वर्तमान दशा और भविष्य के लिए वो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है। मैं कोट करना चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सीधा सा कहना है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एजुकेशन इम्पार्ट कर रही हैं, तो जैसा कि नाम है उसी तरीके से इनका वर्क होना चाहिए और एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश करना चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए। हम आयुर्वेद के लिए देखें तो पूरे कंट्री में एक सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन के लिए, जिसमें कि एक रेगुलेटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में CCI, लगभग 320 या इससे ज़्यादा कॉलेजेस हैं जिनमें कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। मोर देन 15,000 पर ईयर है, ये थोड़ा सा वेरी करती रहती है सीट्स। इसके अलावा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि गवर्नमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेटेड है और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। कुछ उनमें से नाम लिए जा सकते हैं, जैसे ITR जामनगर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, NIA जयपुर है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा BHU है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें कि गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, होशियारपुर रविदास आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी और आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। ये कुछ ऐसे लीडिंग नाम हैं जो कि एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। तो ये सबके होते हुए भी हमारी वर्तमान दशा क्या है एजुकेशन में और क्या हमारा डायरेक्शन फ्यूचर होना चाहिए, दिशा क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर हम एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड पैरामीटर है हमारे एनालिसिस का, वो है SWOT एनालिसिस, जो कि सभी जगह मान्य है। तो हम देखेंगे कि हमारी एजुकेशन में स्ट्रेंथ क्या है। तो हम देखेंगे कि हमारा एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क है इंस्टीट्यूशंस और एक रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। ये और वीकनेस क्या है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और फैसिलिटीज़ है वो या तो एवरेज है या फिर पुअर है। हायर फैकल्टी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड जो हमारा क्लिनिकल लर्निंग रिसोर्स मटेरियल है, जो पेशेंट्स हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। अपॉर्चुनिटीज़ आयुर्वेद के लिए हम सभी को मालूम है कि ये एक राइजिंग सेक्टर है और ख़ास तौर से अभी वर्तमान में जब हम देख रहे हैं तो वेलनेस और फार्मा इंडस्ट्री एक्सीलेंट ग्रोथ हो रही है और इस क्षेत्र में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की पूरी संभावना है। थ्रेट्स अगर हम देखें तो हमारे एजुकेशन के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है कि हमारे पास सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेकिन उनकी कंप्लाइंस जो प्रोविजंस हैं उनकी कंप्लाइंस बहुत पुअर है। और दूसरा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है इनकी मशरूमिंग भी हो रही है और जो कॉलेज मैनेजमेंट है इनका जो अप्रोच है, सभी का नहीं लेकिन मैक्सिमम का की यही स्थिति है कि वो बहुत कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। तो ये हमारी एक SWOT एनालिसिस है और इसके बेस करते हुए हम ये देखेंगे कि जो हमारी वर्तमान
स्थिति है, जो हमारी दशा है, वो अच्छी दिशा में कैसे जाए, तो इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं जिनकी चर्चा मैं अभी करूँगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जरूर देखना चाहिए कि आज देश में नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपने एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, और इस जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसको भी हमें आयुर्वेद में अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। खासतौर से जो टीचिंग है, मल्टीडिसिप्लिनरी को फोकस किया गया है, और क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, वैल्यू एथिक्स, लाइफ स्किल, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें कि ज़्यादा फोकस किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद की एजुकेशन में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको इनकॉर्पोरेट किया जाना बहुत जरूरी है। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो हमारा आउटकम टारगेट क्या होता है, टू प्रोड्यूस बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स पैदा हों, रिसर्चर अच्छे हों, अच्छे एकेडमिशियन या टीचर्स हों, एंटरप्रेन्योर्स अच्छे हों जो अच्छे इंडस्ट्रीज में जा सके या अपनी खुद की इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सके, और ओवरऑल अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। तो जब हम इन 5 टारगेट्स को लेके, जो हमारा आउटकम मेजर एक तरीके से कह सकते हैं, इसको टारगेट अगर करके चलेंगे, तो हमें जो 4 कंपोनेंट्स हैं इसके, उसको फोकस करना पड़ेगा। डेफिनेटली पहला कंपोनेंट तो स्टूडेंट ही है, दूसरा फैकल्टी टीचर्स का है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सबसे ऊपर है स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब इसमें देखेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चाहिए। उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और कंडक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए, और वाइब्रेंट स्किल बेस्ड लर्निंग चाहिए। तो ये जो एरियाज हैं जो हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। जो स्टूडेंट एक अच्छे स्टूडेंट्स और जो सिस्टम के लिए इंटरेस्टेड हो, उनको डेवलप करने के लिए जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं या जो फैकल्टीज हैं, उनमें मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजीज से वेल इक्विप्ड होना चाहिए। उनमें जो रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बहुत ज़रूरी है कि उनमें टीचिंग एप्टीट्यूड हो और साथ में रिसर्च एप्टीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एकेडमिक या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो जो भी हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनके नॉर्म्स हैं, उनको फुलफिल करते हुए होने ही चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनकी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो, ऐसी मैकेनिज्म अब सोचने की बात नहीं है, हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कुछ सजेशंस हैं इसमें हमारे, और चर्चा करूँगा कि इनमें से किन को क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय से संबंध रखता हूँ, तो मैं डेफिनेटली ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में कैसे हमने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू भी कर दिया। तो सबसे पहला एक हमारा जो आइडिया है कि जो हमारे कंट्री में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी इनको कैटेगराइज किया जाए। एक तो वो इंस्टीट्यूशन जो कि पीजी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिसर्च इंटेंसिव इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आ सकते हैं, और दूसरा जो अंडर ग्रेजुएट है, जो सिंपली टीचिंग इंटेंसिव इंस्टीट्यूशंस हैं। तो चूँकि जब हमारा ये कैटेगराइजेशन रहेगा, तो जो हमारा एम्फेसिस है, फोकस है डेवलपमेंट का, उसी ढंग से हो सकता है। और इसमें फ्यूचर की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो हमारे कैटेगरी बी के जो केवल टीचिंग फोकस्ड हैं, उनको अपग्रेड करके हमें रिसर्च इंटेंसिव इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये भी एक फ्यूचर स्ट्रेटजी के ऊपर है। इसको ध्यान में रखे अभी हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में कुछ रैंकिंग करने की प्रोसेस शुरू की है कि हमारे जितने भी हमारे अपने के इंस्टीट्यूशंस और जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनकी रैंकिंग करके और उसके हिसाब से हम विश्वविद्यालय उनको सपोर्ट करना प्रारंभ करें। क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है, खासतौर से 3 एरियाज में। एक तो एफिलिएशन प्रोसेस है, और एकेडमिक, देन द एग्जामिनेशन सिस्टम। इनमें टोटली रिफॉर्म की ज़रूरत है। और फॉर एग्जांपल इसको हम लोगों ने अपने जो राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी उसमें कैसे इम्प्लीमेंट किया है,
कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन सिस्टम है, तो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए और थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो और एक्यूरेसी हो, इसके लिए अभी हम लोगों ने टोटली डिजिटलाइज प्रोसेस को अडॉप्ट किया है, चाहे वो पेपर सेटिंग से लेके और आंसर शीट एवेल्युएशन तक सभी सिस्टम हमारा डिजिटलाइज्ड है। और इसे हम कहीं पे भी हमारे देश में किसी भी कॉर्नर पे हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर हैं, एग्जामिनर हैं, उनको हम डिजिटली कॉपीज भेजते हैं एवेल्युएशन के लिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। और मैं याद करना चाहूँगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कॉन्सेप्ट आया मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट डिग्री प्रोग्राम का, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2017 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को लोकार्पित किया था, उस समय ये बात कही थी कि जो आयुर्वेद शिक्षण है या जो चिकित्सा का जो पाठ्यक्रम है, उसमें एक लंबी अवधि का है और इस लंबी अवधि में 5.5 साल के पाठ्यक्रम में अगर कोई बीच में ड्रॉप करता है तो उसके सारे जो समय है पीछे का वो व्यर्थ चला जाता है। तो इसमें ये ऑप्शन है कि अगर बीच में कोई एग्जिट करना चाहता है तो भी एक कुछ ऐसी स्थिति हो कि जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके और उस समय को यूटिलाइज कर सके। तो एक ये एग्जांपल है कि जो हमारा 4 ईयर और 6 मंथ प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है, इसमें हम एक 2 ईयर्स तक कुछ हम करिकुलम को इस ढंग से डिजाइन करें, क्योंकि रिफ्रेमिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि हम 2 ईयर्स के बाद अगर कोई एग्जिट करना चाहता है तो एक 6 मंथ का स्पेशलाइज ट्रेनिंग करने के बाद हम उनको डिप्लोमा इन नर्सिंग या डिप्लोमा इन फार्मेसी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। द लेवल ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, फैकल्टी हमारी बेस होती है टीचिंग के लिए और हमें फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए रिगरस प्रोसेस होनी चाहिए और ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हमारी फैकल्टी होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए या करियर प्रोग्रेशन के लिए क्या ऑप्शंस हैं और कैसे हम उनको टीचिंग रिलेटेड मैथडोलॉजी में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में कैसे समय समय पे हम ट्रेन कर सकते हैं। जो लर्निंग का एनवायरनमेंट है दैट शुड बी कंडक्टिंग और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक नेशनल लेवल का एक ये अप्रोच हो सकती है कि जिसमें हम नेशनल आयुर्वेदा एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क डेवलप करके और जो हमारा पेडागोजिकल जो प्रैक्टिसेस हैं वो इस ढंग से फ्रेम करें कि स्टूडेंट को वो वाइब्रेंट लगे और स्टूडेंट में हम इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें। और ख़ास तौर से जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की या इंटरनेशनल आयुर्वेदा एजुकेशन की जब बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि जो अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करके और फिर हम सब्जेक्ट मटेरियल डेवलप करें। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हम हमेशा एक चीज़ जो मिसिंग लगती है हमारे करिकुलम में, वो है कि स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, हमारे टीचर बड़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब हमारे स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें थोड़ी सी डिफिशियंसी है और वो डिफिशियंसी स्किल से रिलेटेड होती है। तो बहुत ज़रूरत है कि हम जो स्किल डेवलपमेंट तो फोकस्ड हमारी एजुकेशन हो और इसमें मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी के लेवल पे हम लोगों ने थोड़ा वर्कआउट किया और हर सब्जेक्ट में हम लोगों ने कुछ मिनिमम स्किल सेट्स को आइडेंटिफाई किया है और ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाकी सिलेबस के हिसाब से जो भी उनको कुछ पढ़ाया जाना है वो तो उनको आना ही चाहिए, लेकिन जो पर्टिकुलर डिफाइंड स्किल सेट्स हैं वो मैंडेटरी हैं और वो हर स्टूडेंट को आनी ही चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हमें करना है। तो हमें ये खुशी हो रही है कि
आज हमारे पास लगभग 2500 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं और हमारी एक एक्सक्लूसिव साइट है, उस पर ये उपलब्ध भी हैं और ये सभी स्ट्रीम्स के हैं, चाहे आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, योगा, नेचुरोपैथी, इन सभी के प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सिलेबस के हिसाब से हमारे तैयार किए हुए हैं। तो ये एक और इसका जो इस्तेमाल है, शुरू में तो हम लोगों ने सोचा था कि हम अपने केवल अपने विश्वविद्यालय के जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए करेंगे, लेकिन जब ये देखा कि इंटरेस्ट जो दूसरे स्टेट्स के भी बच्चों में है, दूसरे कॉलेजेस के बच्चों में भी है, तो हम लोगों ने इसको बिल्कुल ओपन कर दिया और कोई भी स्टूडेंट एनरोलमेंट के बाद जो कि फ्री है इस सुविधा का लाभ ले सकता है। तो एक टेक्नोलॉजी का यूज करने से जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, डेफिनेटली उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से आयोजकों को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। अभी सुन रहे थे प्रोफेसर अभिमन्यु सर को। मैं प्रोफेसर जीएस तोमर सर से निवेदन करता हूं, सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर जीएस तोमर सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में सर। हेलो आपने सिया। हाँ सर, प्लीज सर। हाँ, हो गया। बहुत 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 धन्यवाद अभिमन्यु जी का, शिक्षा पर बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री कृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय हरियाणा कुरुक्षेत्र के कुलपति माननीय प्रोफेसर बलदेव धीमान जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो आकर के अपने विचार हमारे सामने रखें। डॉक्टर बलदेव धीमान जी। हाँ सर, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हाँ, अनम्यूट करिए सर। प्लीज अपने आप को सर अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रोफेसर बलदेव धीमान जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर आप बात कर लीजिए सर एक बार। आपको आवाज आ रही? बलदेव धीमान जी, आप हमको सुन रहे हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के नाम से हैं, उन्हीं को हम। हाँ, एक बार आप बात करिए सर। कॉल किया गया नंबर ठीक नहीं है। बड़ा जो है सर, ऐसा करिए। डायरेक्टर सर। हेलो, हाँ हाँ, एक सेकंड। हेलो, हेलो, आप तनुजा देसरी जी को बुलाइए। सुनो डॉक्टर साहब। जी जी। हाँ, तनुजा जी, हमारी आवाज सुन रही है? हम अनम्यूट कर रहे हैं मैम को। हाँ, मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। यस, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी 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 तनुजा जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। ये सर्वप्रथम विश्व आयुर्वेद परिषद के सर्व सदस्य, आज के आयोजक डॉक्टर गिरिराज सिंह जी तोमर जी, डॉक्टर अवनीश पांडे जी, वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शुक्ला जी, डॉक्टर अभिमन्यु कुमार, ऑल दी कलीग्स, अशोक वार्ष्णेय जी जो आरोग्य भारती के संचालक है, सभी प्रांत के संचालक, सभी डायरेक्टर, डॉक्टर
अनूप ठाकर भी जुड़ेंगे, आई एम श्योर, डॉक्टर संजीव शर्मा एंड ऑल दी एस्टीम डेलीगेट्स, और जो आज के व्यूअर है, तो आपको सबको मेरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की तरफ से सबको प्रणाम। आपने सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करती हूँ, और विषय भी बहुत अच्छा चुना है, आयुर्वेद की दशा और दिशा। तो आज के जो कोरोना, जो छोटा सा कोरोना जो पिछले पूरा 1 साल से पूरे विश्व को एक तरह से चुनौती पैदा करी है, और पैंडेमिक सिचुएशन में इकोनॉमिक क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, और सभी जगह पे एक जंग लड़ रहे हैं हर कोई, जिसमें आयुर्वेद का योगदान पूरा अभूतपूर्व रहा पिछले पूरा साल। कई सारी चुनौतियों को सामना करते हुए हम सब लोगों को एक तो पता चल गया कि आयुर्वेद ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए, मेंटल हेल्थ, पुरानी बीमारी, क्रॉनिक डिसीजेस को लेके आयुर्वेद एक प्रचलित पूरे समाज में भी ये मान्यता रही कि आयुर्वेद नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, क्रॉनिक डिसीजेस, पुरानी बीमारियों के लिए है, और आमतौर लोग भी आयुर्वेद के पास उसी के लिए जाते थे। और हमारी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहा इंस्टीट्यूट का, हॉस्पिटल का, वो भी ऐसा ही रहा कि वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए। लेकिन ये पिछले पूरे साल में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में भी हमने देखा, और कई सारे हैं, केवल ऑल इंडिया नहीं, सभी नेशनल इंस्टीट्यूट है, कई क्षेत्र में, कई राज्यों में भी कोरोना की सफल ट्रीटमेंट, उपचार चल रहा है। तो हमने ये जरूर साबित किया कि आयुर्वेद इक्वली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसा आयुर्वेद कम्युनिकेबल डिसीजेस में, उपसर्गिक रोग, और जो हमारा जनपदोद्वंश व्याधि, जो केवल किताबों में, पुस्तकों में, स्वस्थ वृत्त में हम उसकी पूरा पढ़ाते थे और मार्क पाते थे, लेकिन ये हमने देखा कि जनपदोद्वंश व्याधि की पूरी जो चर्या है, चिकित्सा सूत्र है, ये हमने प्रैक्टिकली अपनाया। और जो मरीज 10 दिन में, 14 दिन में निगेटिव होते हैं पॉजिटिव के, तो हमने ये देखा कि जो हमारा, अगर आपने पूछा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो 500 मरीज आज तक ठीक होके गए, तो आपकी उपलब्धि क्या है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि 94% जितने भी मरीज हैं वो स्टैंड अलोन होलिस्टिक आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं। 7% को हमने इंटीग्रेटिव मेडिसिन दिया है। लेकिन जो एक उपलब्धि है वो मीन रिकवरी टाइम, जो पॉजिटिव का निगेटिव होना या लक्षणों का उपशम होना, ये 50% से कम हुआ है। और ये हमने एक डेटा मेंटेन किया है, और आम दुनिया को भी हम ये दिखा सकते हैं हर मरीज का कि प्री और पोस्ट आरटीपीसीआर पॉजिटिव, उसका निगेटिव कब आया, व्हाट आर दी साइटोकाइन, जो मार्कर्स है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, इम्यूनोलॉजिकल, कोएगुलेशन प्रोफाइल, ये जितने भी आज के गोल्ड स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड में, जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं, कोविड के मिले सीटी स्कोर, कोराड स्कोर, तो रेडियोलॉजी, ईसीजी, तो ये हम कह सकते हैं कि मीन रिकवरी टाइम हैज बीन रिड्यूस्ड टू 50%। तो ये मैं अभी भी सेकंड वेव आई है, मैं ये जरूर इस प्लेटफॉर्म से निवेदन करूंगी कि जो कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, जिस ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्लीज इंट्रोड्यूस आयुर्वेद, बिकॉज फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन इज इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन करने से मिनिस्ट्री ने कई स्टेट में अभी आयुर्वेद को अनुमति दी है, स्टैंड अलोन भी दी है, एड ऑन भी दी है। तो जिस प्रकार जैसे भी उपलब्ध है, प्राइवेट प्रैक्टिस हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे प्रिवेंटिव हो, चाहे पोस्ट ट्रीटमेंट हो, जिस स्तर पे आयुर्वेद का रुग्ण है, तो आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। एंड व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट जो शुरू में जो ज्वर का चिकित्सा सूत्र है, श्वास कास का चिकित्सा सूत्र है, राजयक्ष्मा का चिकित्सा सूत्र है, अगर हमने वो पेशेंट को देखते हुए अपनाया, तो पेशेंट आगे बढ़ता नहीं। जैसे वैक्सीन लेने के बाद ये दावे के साथ लोग कहते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, फिर सीवियर नहीं होता और आगे डेथ तक जाता नहीं, तो हम ये दावे के साथ कहते हैं कि आयुर्वेद अगर शुरू से अपनाई प्रिवेंशन स्टेज में, तो पॉजिटिव, आज हम सेफ है। पूरे 1 साल में जा रही हूँ, वी आर एक्सपोज्ड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कोविड पेशेंट्स इन कोविड वार्ड, लेकिन हम सेफ है। हम बहुत ज्यादा टॉल क्लेम नहीं कर रहे, वी आर फॉलोइंग
मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, इम्यूनिटी है जरूरी, सब कुछ हम ले रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं, आयुर्वेद की रसायन चिकित्सा ले रहे हैं हम, आहार, दैनंदिन दिनचर्या, लाइफस्टाइल, गरारे करना, कवल ग्रह करना, नेजल एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वी आर सेफ। तो प्रिवेंशन में भी आयुर्वेद की स्ट्रेंथ है, तो हमें प्रिवेंटिव मेजर दोबारा सेकंड वेव में दोबारा तुरंत अपनाना चाहिए। प्रचार प्रसार, ये जो स्ट्रेंथ है, जिन जिन माध्यमों में आवश्यक है, उपलब्ध है, पॉसिबल है, हर किसी का ये दायित्व है कि हमें ये प्रचार प्रसार करना चाहिए कि आप सही तरीके से शास्त्रीय तौर पे आयुर्वेद को अपनाओ, तो आगे का जो नेक्स्ट स्टेज में कोरोना जाना है वो बचता है। अगर मान लो हो भी गया, इम्यूनिटी कम है, कहीं एक्सपोजर ज्यादा है, तो वो नेक्स्ट स्टेज में ज्यादा नहीं, ये भी मैं दावे के साथ कहती हूँ। जो जो केसेस हुए अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने आयुर्वेद नहीं लिया था, दैट कहीं भी हमारा डेथ रेट बहुत निग्लिजिबल है। दिल्ली पुलिस का जो अभी तोमर जी ने बात करी थी, वो भी बहुत कम हुआ। हम अभी दोबारा स्वास्थ्य रक्षा के नाम से दोबारा किट, जो हमने पहले फर्स्ट वेव में जो हमारा अनुभव था, वो लेके हम पब्लिक हेल्थ में दोबारा आयु रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा किट लेके जा रहे हैं, आम आदमी को ये दे रहे हैं। तो प्रिवेंटिव किट देना, प्रिवेंशन करना, आम आदमी की सुरक्षा, ये आयुर्वेद के कवच से करना, रसायन चिकित्सा से, इम्यूनिटी बूस्टर से, ये हमारा एक धर्म है। क्योंकि धर्म का पालन करना, ये जनपदोद्भूष व्याधि ने कहा है, तो ये सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों का ये धर्म है, ये हमें करना चाहिए। हम हवन कर रहे हैं, बाह्य वातावरण की शुद्धि कर रहे हैं, क्योंकि वन हेल्थ है। अगर जल, देश, वायु और काल उनकी चिकित्सा नहीं करेंगे, तो ये कोरोना कभी भी हमारे समूह से जाएगा नहीं। तो इनकी चिकित्सा करना, अगर बार ये सेकंड वेव आई, पता नहीं थर्ड भी आएगी, पता नहीं कब आती रहेगी, हम जब तक ये चारों को ठीक नहीं करते, जब तक हम हवन नहीं करते, जब तक हम धर्म का आचरण नहीं करते, वातावरण की शुद्धि नहीं करते, तब तक ये कोरोना रहेगा। ये हमें ही पूरी दुनिया को शास्त्रीय तौर पे जोर जोर से अवेयरनेस क्रिएट करके करना चाहिए। मुझे लगता है ये आयुर्वेद की दिशा है। हमने शुरुआत प्रिवेंशन से करी, आयु रक्षा किट 80,000 को दिया, फिर हमने कोविड वार्ड केयर विद कंपैशन, क्योंकि आज के दिन में कोविड फिजिकली अपार्ट है, लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड है, एक डरावना माहौल आज भी पूरे दुनिया में है। तो हमने फिजिकली अपार्ट बट सोशली कनेक्टेड एक हीलिंग टच दिया, होम अवे फ्रॉम होम, फैमिलियर एक एटमॉस्फेयर, हम योग करते हैं, मेडिटेशन है, रिक्रिएशन है, योग, काढ़ा है, आयुर्वेद की दवा है, टर्मेरिक विथ लैटे, वो जो जो एडवाइजरी है वो सब फॉलो करते हैं। और आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है वो प्रैक्टिकली रोगम आदौ परीक्षित ततो अनंतरम औषधम हम देते हैं हर एक मरीज को। और प्री पोस्ट सभी निदान जो पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए चाहिए वो हम करते हैं, पेशेंट भी उससे सेटिस्फाइड होता है। देयर इज ऑक्सीजन थेरेपी, देयर इज अ कोलोकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर, उससे एक पेशेंट को, हमें सबको भी एक जबरदस्त आत्मविश्वास है कि हम किसी भी कंडीशन में पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। मैं आह्वान करूं कि हर कोई ये अपनाए, डरना नहीं चाहिए, हमें डर को निकाल लेना चाहिए, ये हमारा धर्म है, ये धर्म का पालन करना है। दिस इज नंबर 1, व्हाट इज द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। थर्ड इज जो वैक्सीन, अभी एक वैक्सीन हर किसी को 45 के बाद, क्योंकि जो जो समय की मांग है हमें उसके साथ चलना है। पहले हमने प्रिवेंशन किया, फिर ट्रीटमेंट किया, हमने कोविड टेस्टिंग सेंटर है हमारे पास, हमने कॉल सेंटर है, क्योंकि हम कोरोना को पूरा जो भी जानकारी है, FAQ है, हम हर किसी को देते हैं। हमने बीच में पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक आयु संवाद का अभियान चलाया, जो मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में भी देख रही थी। हमें बहुत खुशी है, हर किसी ने उसमें साथ दिया, सहयोग दिया है इस ज्ञान में, जिसमें हम 5 लाख लेक्चर जन जागरण के एक स्टैंडर्डाइज प्रेजेंटेशन से कर रहे हैं। आप सब लोग इसमें जुड़े हैं, मैं आपकी हार्दिक आभारी हूँ, क्योंकि एक ये यज्ञ है, यज्ञ में हर किसी को उसमें एक यजमान पद लेना है, तो आप इसमें जुड़े हैं, इसीलिए मैं
तहे दिल से इसका अभिनंदन भी करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ विश्व हिंदू परिषद और आरोग्य भारती और सभी स्टेट डायरेक्टर का और इंस्टीट्यूशन का। ये हम जोत से जोत चलाते रहे, ऐसा ही करना चाहिए। एक अवेयरनेस, ज्ञान देना, ये हमारा फर्ज है। व्हाट इज नेक्स्ट? क्योंकि पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के बाद जो सेकंड वेव में हमें आगे आना चाहिए, बट जो वैक्सीन है तो वैक्सीन एडजुवेंट, वैक्सीन के साथ भी, वैक्सीन के बाद भी आयुर्वेद, क्योंकि वैक्सीन के तो 2 डोज है, विक्ट्री हम करेंगे, लेकिन ये विक्ट्री पाना है तो हमें आयुर्वेद को जोड़ना चाहिए। या आप बताइए सब लोगों को कि वैक्सीन लेने के बाद भी आप लगातार निरंतर सतत आयुर्वेद को लेते रहिए तो अपने आप को, अपनों को, सबको सुरक्षित रख सकते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इज टू बी डन। जो डॉक्टर शुक्ला ने, प्रोफेसर शुक्ला और सभी ने कहा, तो वी हैव टू डू एवरीथिंग विद द साइंटिफिक रिगर। हम हर किसी का डेटा मेंटेन कर रहे हैं। There it is not required that every time we do evidence based practices, लेकिन जो practice based evidence हम documentation करें, जो कर रहे हैं उसका database maintain करें, उसको reproduce करें, I think that itself is a evidence that we are creating. So practice based evidence, clinical practice based evidence is a need of, and our entire world has worked like this. Empirical evidence से साथ कोविड आया, कहाँ रिसर्च था? पूरे वर्ल्ड में आज भी रिसर्च नहीं है। रिसर्च कर रहे हैं लोग, बट दैट इज प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस। स्टिल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, एंटीवायरल एक्टिविटी, सब कुछ लोगों को, साइंटिस्ट को करने देते हैं। हम एज अ चिकित्सक क्या करें? लेट अस क्रिएट प्रैक्टिस बेस्ड डेटा, प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस, एडजुवेंट एज अ वैक्सीन, एडजुवेंट एज अ प्रिवेंशन, एज अ ट्रीटमेंट हम करें। ये कोविड के बारे में हुई जो दिशा अपने एज अ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की तौर से मैं एज ए एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं ये जरूर कहूंगी, एजुकेशन की शिक्षा में जो आगे करना चाहिए, दैट इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। हमारे वैद्य जो वासने जी कहते कि अगर उसको आयुर्वेद की चिकित्सा पे ही विश्वास करना है तो हमें एक वो आत्मनिर्भर भारत में अपनी पैथी पे ही चिकित्सा करने का एक आत्मविश्वास, ट्रिपल सी, कॉन्फिडेंस, करेज, कम्युनिकेशन स्किल, अगर उसको डेवलप होना है तो मुझे लगता है कि वो अपनी पैथी में, अपनी स्ट्रेंथ में दूसरे की ओर देखने की जरूरत है नहीं। जो मुझे आता है वो बहुत सक्षम होके मैं करूंगा तो मुझे करियर भी कर सकती हूँ, नाम भी मिला सकता है। आई थिंक जो कुछ भी है, क्वचित मैत्री, क्वचित धनम, क्वचित प्रतिष्ठा, सब कुछ मिलेगा। ये विश्वास अगर हमारे वैद्यों को, स्टूडेंट को आएगा तो हम करेंगे। सो एंटायर एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर CCI कर रहा है। दैट इज व्हाट आई हैव जस्ट वांटेड टू कम्युनिकेट। फर्स्ट ईयर का हुआ है, मे बी नेक्स्ट सेकंड थर्ड का सब्सिक्वेंटली हो जाएगा। सेकेंडली जो आज पूरा वर्ल्ड कोविड में ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो हमें क्विकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अभिमन्यु जी ने मल्टीपल एंट्री एग्जिट के साथ पैरामेडिकल जो हमारे चिकित्सा चतुष्पाद है उनके सभी कोर्सेज को डेवलप करते हुए नर्सिंग का, फार्मेसी का, डाइटिशियन का, सभी करने तो चाहिए, लेकिन हमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो हम आज वेबिनार कर रहे हैं, ऐसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करके कुछ कॉन्टैक्ट आवर्स, कुछ लर्निंग आवर्स ये अडॉप्ट करना चाहिए। उसमें स्टैंडर्डाइजेशन, उसमें क्यू फैक्टर, हम जुड़ गए और बार बार कोई बुला रहा है और अपने वीडियो ऑफ करके रखा, तो सामने वाला जो बोल रहा है उस कोई सुनने वाला है या नहीं ये भी पता नहीं है। सो दिस stage should not come, that sincerity, seriousness and the quality in everything in the education should be there. जहाँ नाड़ी परीक्षा है वहाँ डिस्टेंट लर्निंग नहीं चलेगा, लेकिन कुछ चीजें डिस्टेंट लर्निंग पे, कुछ चीजें कांटेक्ट में, ऐसे हमारी पूरी शिक्षा पद्धति को डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऐप बेस्ड, मोबाइल बेस्ड, इसमें कन्वर्ट करना। जो आगे करेगा वही इसी आगे आने वाले 10 साल में टिकेगा। That's what we really say. हमने पिछले 4 साल से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एक ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर लेवल पे असेसमेंट, इवैल्यूएशन, हम AIPGT पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम देख रहे हैं, उसमें भी जो एक इवैल्यूएशन सिस्टम है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, आइटम एनालिसिस जिसको MCQ कहते हैं, तो वो कोई भी गाइड उसे हम नहीं यूज करते। We have learned everything
ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज साइंटिफिकली डिजाइंड, और उसी के अनुसार अगर हम असेस करते हैं तो हमें बहुत अच्छे विद्यार्थी, एक स्तर बढ़ रहा है, मिल रहे हैं। तो ये जो इवैल्यूएशन असेसमेंट सिस्टम, एग्जामिनेशन का पैटर्न है, that needs to be system to with the new learning medical education technology, तभी एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा। ये कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। जो प्रैक्टिशनर्स है उनको भी प्रैक्टिस की एक तंत्र अलग करना चाहिए। तो वर्जी से सहमत होंगे कि हमें आतुर परीक्षा, रोग परीक्षा, रुग्ण परीक्षा, दशविध परीक्षा, ये सब हम करेंगे। शोधन चिकित्सा के लिए रुग्ण और डॉक्टर का संपर्क चाहिए, लेकिन कुछ हद तक मे बी फॉलोअप के लिए हमें ई लर्निंग, जैसे ई लर्निंग है ऐसे टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन के अपनाना पड़ेगा, तभी हम टिकेंगे इस कंपटीशन में। हमें वर्ल्ड पे तक पहुंचना है। वी हैव टू क्विकली शिफ्ट एंटायर फोकस ऑन ऑल दिस न्यू एरास डिमांड, हमें खुद को अपनाना पड़ेगा। ऐसे ही इंडस्ट्री को भी, जो मोदी जी का स्टार्टअप प्रोग्राम है, तो हमें जो भी बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, पंचकर्म के न्यू इंस्ट्रूमेंट हो या क्षार सूत्र हो, या हमारी फार्मेसी की ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो, चाहे डायग्नोस्टिक्स हो, ये सब कुछ हमें स्टार्टअप प्रोग्राम में, हमारे डायटेटिक्स है या वाग्यु क्यों ना साशे में मिले, हम एक आहार का रेगुलेशन ही लेके आ रही है मिनिस्ट्री। तो ये सब कुछ आने वाले कल में अगर हमने आपको आयुर्वेद का तत्व, शास्त्र और व्यवहार, ये व्यवहार कालानुरूप किया, इसीलिए आयुर्वेद 5000 वर्ष से टिका है। लेकिन ये कोरोना के बाद का जो व्यवहार है, न्यू नॉर्मल है, उसमें हमने आपको ढल दिया। आई थिंक देन द एंटायर फ्यूचर एरा विल बी ऑफ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स। और आयुर्वेद, जो कुछ कोरोना में हमने एक सबक सीखी है, एक लेसन मिला है, तो आयुर्वेद इज द ओनली सिस्टम विच इज मेनली रूटेड टू द एंटायर मासेस, 125 करोड़ देशवासियों को सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण। और ये पब्लिक हेल्थ में आयुर्वेद की उपयोगिता, ये हमें बहुत ठोस तरह से हर एक समाज के व्यक्ति के पास अगर हम ले जाएंगे, तो मुझे लगता है हमारा मार्केट ये 9,000 7 लाख कम लोगों तक नहीं, 125 करोड़ देशवासी तक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तनुजा जी। आपने रियल कोर्स में आयुर्वेद को जिया और आयुर्वेद को व्यावहारिक रूप से आपने करके दिखाया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने मिशन की तरफ से और संपूर्ण मंच की तरफ से कि आपने आयुर्वेद की गुणवत्ता को जन सामान्य के सामने जी करके दिखाया और आप व्यावहारिक रूप से जो कार्य कर रही हैं उसकी मैं सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। और आपने तो 2 चीजें कही, जो बढ़ेगा वही टिकेगा। We have to change or modify ourselves according to the need of the day. Otherwise, we cannot proceed further. और आज के परिदृश्य में जैसा कि आपने बताया कि हम दोनों तरह की बात करते हैं। We are not talking about the non-communicable diseases. Communicable diseases में भी हमने वो करके दिखा दिया, जिससे हमारे विद्यार्थियों की जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है। और मैं निश्चित रूप से आगे के आने वाले समय में कहना चाहता हूं कि हमको नित्यप्रत रूप से एक बहुत बड़ा हमको समय मिला है, तो हमको इस समय का सदुपयोग करते हुए एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हुए आगे बढ़ना है और विद्यार्थियों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तो आज अधिक समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको पुनः बधाई देते हुए एक ऐसे डायनेमिक व्यक्ति को मैं आमंत्रित करता हूं, युवा व्यक्ति को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के अपनी ऊर्जा से, जिन्होंने प्रदेश में बड़ा मूल चूल परिवर्तन करके रखा है, मैं चाहे शिक्षण व्यवस्था हो और चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, और मैं लोगों के अंदर आयुर्वेद के प्रति जो जागरूकता देखी, तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, जो कि आयुर्वेद के निदेशक हैं उत्तर प्रदेश के। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो किया है वो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। आगे आपकी क्या योजनाएं हैं और आप क्या कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ी जब पटरी से उतर जाती है तो उतरी हुई गाड़ी को पटरी पर लाना और फिर पटरी पर चलाना और चलाने के बाद में उसको बुलेट इंजन लगाना, ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं और डॉक्टर अवनीश पांडे को मैं कहूंगा कि हमारे निदेशक का एक संक्षिप्त परिचय दें, और परिचय देने के बाद डॉक्टर SN सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे।
हमारे अन्य वक्ता धीमान साहब और ये तीनों लोग जो है आपके टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। पहले मैं डॉक्टर एसएन जी को आमंत्रित करूंगा, इसके बाद में आप लोगों को देखेंगे। हाँ, तो डॉक्टर अवनीश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं वाकई में जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद सेवाओं को एक नया रूप दिया है। मैं सर को विगत 9-10 सालों से जान रहा हूं और सर जहां रहते हैं वहां अपनी एक कार्य क्षमता से एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं। सर को इसके पहले हमने वाराणसी आयुर्वेदिक कॉलेज में कार्य करते हुए देखा और आज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है वो, और वहां पे शायद सबसे अधिक पीजी की सीटें हैं। और सर का एक संक्षिप्त परिचय मैं कराना चाहता हूं। आपने बीएमएस राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से, इसके पश्चात आपने एमडी काय चिकित्सा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है। 1997 से 2008 तक आपने पंजाब एवं मध्य प्रदेश में शिक्षण कार्य एवं प्रधानाचार्य के पद को भी सुशोभित किया। शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज आप जबलपुर में आपने रोग निदान विभाग में सेवाएं प्रदान की। ये हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 2010 से आप उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज आतर्रा बांदा, इसके पश्चात राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी, इसके पश्चात आप स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय पीलीभीत में भी आपने सेवाएं दी। 8 अगस्त 2018 से आप निदेशक आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश के पद पे हम लोग का मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक छोटा सा जो अभी मैं पिछले 6 महीने से आयुर्वेद सेवा उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ हूँ, और जो मैंने देखा कि इस गवर्नमेंट में विगत वर्ष में लगभग 1000 से अधिक आयुर्वेदिक चिकित्सक और होम्योपैथिक चिकित्सकों का भी जो सेवा में जुड़े हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और साथ ही साथ योग वेलनेस सेंटर का यहाँ पे स्थापना किया गया, शुभारंभ किया गया, और जो आज कार्यरत हैं। और इस प्रकार कई हेल्थ वेलनेस सेंटर, योग वेलनेस सेंटर यहाँ उत्तर प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। एक उसकी एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ, और ज्यादा तो मैं नहीं कलेक्ट कर पाया हूँ समय के अभाव से। और जगह जगह हम लोग जाके आयुष आपके द्वार स्वास्थ्य शिविर भी लगा रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं सर के मार्गदर्शन में। सर का एक प्रेरणा मिलता रहता है हम सभी को। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन प्रत्येक रविवार, आज भी हमारे कई चिकित्सा अधिकारी बंधु लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने में। इस कोविड काल में भी एलोपैथिक से ज्यादा कहीं आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और इस मेले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 120 ओपीडी एक दिन हम लोगों ने देखा है। इस मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में लोगों का एक रुझान है, आयुर्वेद की तरफ लगाव है। ये वाराणसी का एक दृश्य है, आरोग्य मेले का ही है। और वहां पे मैंने देखा है कि विद्यालयों में जाके स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। ये सब हमारे माननीय निदेशक महोदय के ही मार्गदर्शन में सब किया जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि सर के मार्गदर्शन में हम सभी को, लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है। विद्यालय में बच्चों के बीच में जाके स्वास्थ्य प्रबोधन इस कोविड काल में हम लोग कर रहे हैं। योग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। पेंटिंग प्रतियोगिता बच्चों के बीच में कराया जा रहा है। वन औषधियों के बारे में, आसपास जो वन औषधियां हैं वहां हम लोग बैनर बना के ले जाते हैं आयुष आपके द्वार शिविर में, और लोगों को जागरूक करते हैं। ये सब कार्य भी हम लोग के द्वारा, जैसा कि अभी मैम ने कहा कि आयुष संवाद कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। हम लोग जगह जगह जाकर लोगों को कोविड के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कैसे बचा जाए। अभी कुछ दिन पहले पोषण पखवाड़ा भी चलाया गया उस कार्यक्रम का। हाँ, ये सबसे अच्छा मुझे लगा कि जो नए बीएमएस स्टूडेंट आ रहे हैं उनको जो है एक होपलेस होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने भी कहा, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, इसके लिए भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो मैं इन सभी चीजों को सबसे अच्छा, जो माननीय आयुष मंत्रालय के द्वारा भी सराहना की गई, उत्तर प्रदेश स्टेट आयुष मिशन गेट्स रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क एंड लेटर ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हम सभी का सौभाग्य है। और ऐसे कुशल व्यक्तित्व के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रेरणादायी हमारे सर हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं सर कि कृपया अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। प्रोफेसर एसएन सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी। मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर एसएन सिंह को कि अब आप आए और अपने वचनों से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लाभान्वित करें। प्रोफेसर एसएन सिंह जी। धन्यवाद अवनीश पांडे जी और प्रोफेसर जीएस तोमर जी, जो हमारे आदरणीय गुरु जी भी रहे हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अशोक वासणे जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर शुक्ला जी, और सभी माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर धीमान जी, प्रोफेसर अनूप ठाकर जी, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, प्रोफेसर अभिमन्यु जी, और डायरेक्टर
तनुजा नेसरी जी। इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी, समस्त प्रधानाचार्य, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले मैं डॉक्टर तोमर जी को बधाई देता हूं कि आपने जो टॉपिक चुना है आयुर्वेद की दशा एवं दिशा, तो सभी लोगों का हम लोगों ने सुना, खासकर वाइस चांसलर अभिमन्यु जी का, तनुजा नेसरी जी और शुक्ला जी, आपने जो दिशा बताई, तो वो हम जो जिस क्षेत्र में अभी पीछे हैं उसे भी प्रयास करेंगे कि उन सेगमेंट को भी टच करें। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में हमारे यहाँ जो आयुर्वेद का आयुर्वेद विभाग है, उसमें जो कार्य प्रणाली है उसमें 3 तरह से है। एक तो है कि चिकित्सा शिक्षा, यानी प्रदेश में कुल हमारे पास जो 8 राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय हैं गवर्नमेंट के और 57 प्राइवेट चिकित्सालय हैं। इस तरह करके कुल प्रदेश में 65 जो है चिकित्सालय वर्तमान में हैं, आयुर्वेद के चिकित्सालय और कॉलेज हैं, जिनके द्वारा छात्रों को अध्ययन, अध्यापन और जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट है वहां पर रिसर्च स्टडी कराई जाती है। और दूसरा हमारा सेगमेंट है जो है आयुर्वेद के चिकित्सालयों का, जो डिस्पेंसरी हैं। तो प्रदेश में कुल हमारे पास इस समय वर्तमान में 2104 डिस्पेंसरी हैं और 2218 लगभग जो हमारे चिकित्सा अधिकारी के पद हैं, जिनमें से 70 25 बेड के चिकित्सालय हैं, 70 15 बेड के चिकित्सालय हैं और 1640 जो है वो 4 बेड के चिकित्सालय हैं, 324 हमारे पास ओपीडी हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा सेगमेंट है चिकित्सा अधिकारी का, वो एमओसीएच के पद पर है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी मॉडर्न साइट में है, वहां भी हमारे पास 1678 पद हैं। तो इस तरह करके लगभग 4000 जो है आयुर्वेद विभाग में इस समय चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं जो कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त जो डेली जो कॉन्टेक्चुअल में है, जो आरबीएसके के माध्यम से हैं, एनएचएम के माध्यम से हैं, तो इस तरह करके इस समय आयुर्वेद का जो वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रेरणा है, जो उनके दिशा निर्देशन है, हमारे प्रदेश के जो आयुष मंत्री हैं माननीय धर्म सिंह सैनी जी, उनके समय समय पर जो दिशा निर्देश होते हैं और हम लोग बैठक करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रदेश का स्टेटस, कार्य करने की प्रणाली जब तक हम नीचे से नहीं जुड़ेंगे तब तक उसका सही स्वरूप नहीं आता है, जिसके लिए हमने अपने निदेशालय में एक वेबिनार लाइसेंसिंग किया जो साल भर के लिए है। और हम समय समय पर जो हमारी टीम है, चाहे वो योजना की टीम हो, चाहे आयुष मिशन की टीम हो, चाहे हम मानव संपदा की टीम का वो हो, इस तरह करके हमने अपनी टीम वर्क जो किया है, जो प्रदेश से कार्यक्रमों को इकट्ठा करते रहते हैं, आपकी फीडबैक लेते रहते हैं। और जिसके अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा, पांडे जी ने भी बताया, उनीश पांडे जी ने भी बताया कि हमने जब कोरोना लास्ट ईयर मार्च में आया तो लगभग 1-1.5 महीना हमने उस पर कार्य किया और 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन की हमने आयुष कवच का। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है, जो भारत सरकार का ऐप था, उसके बाद हमारा आयुष कवच ऐप जो इंडिया का दूसरे नंबर पे था, जिसमें लगभग आज भी 18.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं उससे। अंतर्गत हम लोग वो करते हैं कि दवाओं के बारे में बताते हैं और उसी से आयुष संवाद हमने जोड़ा, जिसमें डेली, ऐसा जरूरी नहीं कि शिक्षक आएगा या डायरेक्टर ही बोलेगा, हमने उसमें आमंत्रित किया प्रदेश के जो भी कर्मठ है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो, या जो अपनी प्रैक्टिस करता है, आम जनता अपनी बात रखना चाहता है, जिसमें से हमने प्रोफेसर तोमर जी को भी जोड़ा था उसमें। तो वहां तक ये आम लोगों तक बात पहुंचाने का हमने प्रयास किया। इसके साथ साथ जो हमारे चिकित्सालय हैं, एक समय था कि वहां पर दवाओं का बड़ा टोटा रहता था, यानी नहीं मिलती थी और अधिकतर शिकायतें जो आती थी वो आती थी या तो चिकित्सा अधिकारी नहीं है और या तो दवा नहीं है। और कई जगह ऐसी थी कि दोनों चीज नहीं थी, ना तो दवा थी और न चिकित्सा अधिकारी थी। मैं बताना चाहूंगा कि विगत 2 वर्षों में हमने 325 मेडिकल अफसर की भर्ती किया और अभी 517 लोगों का फिर अपॉइंटमेंट दिया विद इन 2 इयर्स और 962 पोस्टें हमने फिर से लोक सेवा आयोग में भेज दिया है। तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे स्टूडेंट निकल रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो उनको एक जो है रोजगार का मौका मिल रहा है। 962 के अलावा
दिसंबर 2023 तक जो भी रिटायरमेंट हो रहे हैं, लगभग 600 पद मेडिकल अफसर के हम फिर लोक सेवा आयोग भेजने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह करके हमारा आयुष विभाग जो जितना हम लोग कर सकते हैं आप लोगों के सहयोग के द्वारा वो कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, आयुष आपके द्वार चल रहा है और आयुष ग्राम के माध्यम से चल रहा है।